वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Rockstar127। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ अपने इस चैनल में। और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जो डरावनी के साथ साथ थोड़ी रोमांचक भी है, काल्पनिक है। तो थोड़ा थोड़ा लाइफ में डर भी ज़रूरी है, लेकिन ये कहानी डरावनी के साथ साथ कुछ हमें सिखाती भी है। ऐसा नहीं है कि ये फिल्मों की तरह सिर्फ डराएगी। तो इस कहानी में हमें डर के साथ साथ कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ समझने को मिलेगा जो हमारी लाइफ से रिलेटेड होता है या है भी। जब मैंने इस कहानी को सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये हमारी लाइफ की रियलिटी है, सिर्फ एक डर नहीं है, एक रियलिटी है। तो मैंने सोचा कि मैं भी शेयर करूं अपने दोस्तों के साथ जो मुझे देखते हैं, जो मुझे सुनना पसंद करते हैं, जो मुझे देखना पसंद करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई कहानी, डर के साथ साथ एक सीख। तो कहानी है एक शांतिपुरा नामक एक गांव की, जो कि एक बहुत खुशहाल गांव है, जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, खुशी खुशी अपना नॉर्मल सी लाइफ व्यतीत करते हैं। खेती के भरोसे, दुकान के भरोसे, अपने खुद के सब्जियां फल लगाकर अपना एक सीधा सादा सा जीवन जीते हैं, लेकिन खुशहाल जीते हैं। उसी शांतिपुरा नामक एक गांव में दो बहनें हैं, रंभा और चंपा। दोनों जुड़वी हैं, दोनों का रंग रूप भी सेम है। लेकिन कहानी में यही ट्विस्ट है कि दोनों सिर्फ जुड़वी हैं, लेकिन उनका रंग रूप अलग है, चाल चलन अलग है, बोली, भाषा, ज़बान, रहन सहन दोनों बहुत अलग है। चंपा जितनी ही ज़िद्दी, चालाक, चंट, तेज तर्राक ज़बान की, दिल की, नज़र की, रंभा उतनी ही शांत स्वभाव की, भोली सी, शांत सी, एक बहुत सिंपल सी लड़की। दोनों बहनें बचपन से ही, रंभा जो थी चंपा से हर चीज़ में आगे थी, क्योंकि वो बहुत शांत स्वभाव की थी। तो वो हर चीज़ को पहले समझती थी, सुनती थी, समझती थी, फिर उसको बोलती थी। लेकिन चंपा हर चीज़ में उसको एक जल्दबाजी रहती, एक ज़िद्दीपन रहता, एक अकड़ूपन, एक छीनने की एक अभिलाषा उसमें ज़्यादा थी। मतलब जो चीज़ हासिल ना हो तो उसे छीन लो, उसमें ये चीज़, ये टैलेंट उसमें चंपा में बचपन से था। तो बचपना तो ऐसा था कि धीरे धीरे जैसे चंपा रंभा के खिलौने छीनती, कपड़े छीनती, चॉकलेट, बिस्किट, जो भी था हर चीज़ छीनती। लेकिन माँ बाप ने कभी ध्यान नहीं दिया, उनको लगा कि छोटे हैं, बचपन में चलते हैं। ऐसी नोक झोंक के साथ साथ जब रंभा चंपा दोनों बड़ी हुई तो दोनों के रंग रूप में, सुंदरता में, व्यवहार में, चाल चलन में, ज़बान में बहुत फ़र्क आया। चंपा भी किसी से, रंभा से कम नहीं थी, लेकिन उसको ऐसा लगता था कि वो रंभा से कहीं ना कहीं पीछे है, क्योंकि रंभा का जो स्वभाव था ना, एक शांत स्वभाव, वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, अपनी तरफ आकर्षित करता था। जैसे कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं ना कि कोई काम बोलते हैं तो चंपा बहस करती, लड़ती और उल्टा सीधा चार बातें सुनाती, लेकिन काम नहीं करती। लेकिन रंभा बिना कुछ कहे जो भी सामने वाला काम देता वो कर देती, जो भी सामने वाला अगर उसको कुछ ताने भी देता तो वो भी मुस्कुरा कर सह लेती, लेकिन अपनी तरफ से कभी कोई रिएक्ट नहीं करती। लेकिन चंपा को कोई कुछ प्यार से भी बोले, कोई कुछ काम बोल दे तो उसका रिएक्शन बहुत एक एग्रेसिव आता। तो ऐसे करते करते दोनों बहनों भी बनती थी, लेकिन कहीं ना कहीं चंपा हमेशा रंभा के आगे आने की कोशिश करती। तभी शांतिपुरा नाम के गांव में एक लड़के की एंट्री होती है, उसको हीरो समझो। तो धीरे धीरे वो उन्हीं के कॉलेज में दाखिला लेता है, रंभा चंपा के उस कॉलेज में आता है। करते करते जब कॉलेज में आने लगता है रोज़, तो रंभा चंपा के ही क्लास में आता है। तो धीरे धीरे तीनों की दोस्ती होती है, लेकिन वो रंभा की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसका सीधापन, उसका भोलापन, उसकी सादगी, उसका कम बोलना, उसकी समझदारी, वो जो लड़के का नाम है अधिरांश, उसको बहुत पसंद आता है रंभा का स्वभाव। और उसके ओपोजिट में चंपा को अधिकांश पसंद आ जाता है। अब वो अधिरांश के पीछे, अधिरांश रंभा के पीछे।
अब ये कहानी एक बहुत उलझ के रह जाती है, बल्कि रंभा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं रहता, लेकिन अधिरांश की तरफ से रहता है कि हाँ, वो उसको धीरे धीरे लाइक करने लगता है और चंपा अधिरांश को लाइक करने लगती है। अब चंपा को ये लगता है कि अधिरांश मेरा है, क्योंकि उसको बचपन से आदत रहती है रंभा से हर चीज़ छीनने की, और उसको ये लगता है कि रंभा कहीं अधिरांश को अपने भोलेपन में फांस ना ले, अपने जाल में फांस ना ले, अपने सीधेपन से, अपने भोलेपन से। तो वो पूरी कोशिश करती अधिरांश को अपनी तरफ खींचने की। वो हर वक्त अधिरांश के आसपास मंडराती, घूमती बहाने बहाने से, और बहाने बहाने से वो रंभा की बुराई करती, उसका एक दिखावटीपन को मतलब बताती कि वो दिखावा करती है, वो फेक है। लेकिन अधिरांश उसकी किसी भी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसे लगता है कि नहीं, मतलब रंभा ऐसी नहीं है जैसी चंपा बता रही है। धीरे धीरे जब वो देखती है कि रंभा की तरफ से भी अधिरांश की तरफ नज़दीकियाँ बढ़ रही है, तब चंपा को थोड़ी घबराहट होती है, एक डर होता है कि बचपन से मैंने हर अच्छी चीज़ मैंने ली है, चाहे वो छीनी हो चाहे वो मिली हो, तो अधिरांश पे भी मेरा ही हक है, उस पर रंभा का हक नहीं हो सकता। अब चंपा की जो एक ज़िद कहो, एक पागलपन कहो, वो इतना बढ़ जाता है कि एक दिन जब वो कॉलेज से घर आते हैं तो वो रंभा को जंगल में बुलाती है, ये कह के कि अधिरांश ने बुलाया है, कुछ काम है। और जब अधिरांश आता है, नहीं सॉरी, जब रंभा आती है तो चंपा क्या करती है, उसको वहीं दूर जंगल में एक झोपड़ी में बंद करके आ जाती है वहाँ से, और उसके कपड़े अपने अपने कपड़े उसको पहना के, उसके कपड़े अपने पहना कर, और वहाँ से रंभा को जंगल में कैद करके आ जाती है। जब पूरा दिन ढल जाता है, जब रात हो जाती है, जब सब लोग रंभा को ढूंढने लगते हैं, घर वाले ढूंढने लगते हैं, तो चंपा ये कह लेती कि रंभा कहीं भाग गई। आप लोग उसको बहुत सीधा समझते थे, भोला समझते थे, देखो कॉलेज में दाखिला करते ही 4 लड़कों से मिली, कहीं प्यार का चक्कर चला, देखो भाग गई। तो गांव वालों को लगता है कि, घर वालों को भी लगता है, गांव वालों को लगता है कि मतलब चंपा सही कह रही है, और ये क्या करती है कि धीरे धीरे खुद को रंभा की तरह ढालने लगती है। कम बोलना, धीरे चलना, लोग कितना भी बुरा कहें तो उसको हंस के चुप रहना, और बहुत सादगी के साथ। तो सबको चंपा पसंद आने लगती है। तो सब सोचते हैं कि हम तो चंपा को खामोखा गलत समझते थे, हमने तो कहा था कि बचपन है, वो धीरे धीरे समझ जाएगी। लेकिन चंपा तो अपना अलग खेल खेल रही थी, उसको ये था कि कैसे भी उसको अच्छा बन के दिखावा करके अधिरांश के दिल में जगह बनानी थी, उससे रिश्ता जोड़ना था। ऐसी ये चीज़ अरसों तक चलती रही कि वो अच्छे का दिखावा करती रही, अधिरांश के करीब आने की कोशिश करती रही, लेकिन अधिरांश का दिल तो भाई साफ था, वो इतना जल्दी मतलब वैसे डगमग करने वाला नहीं था। उसका दिल रंभा पे ही टिका था, जुड़ चुका था। चंपा बहुत कोशिश करती है अपने दिखावे से कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए सही हूँ, रंभा तुम्हारे लिए सही नहीं थी, इसलिए देखो भाग गई, उसी अच्छा बनती थी, मैं तेज़ तराक बन हूँ, लेकिन मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। मतलब बहुत कोशिश की अधिरांश के दिल में जगह बनाने की, लेकिन अधिरांश का दिल मानने को तैयार ही नहीं कि रंभा ऐसा कुछ कर सकती है, वो किसी और के साथ भाग सकती है, वो मानने को तैयार ही नहीं। फिर चंपा क्या करती ना, ऐसा खबर फैलाती है कि रंभा को किसी ने मार दिया, और लेकिन वो ये भूल जाती है कि वो जो खेल खेल रही है उसमें क्या है। अब इसमें अधिरांश का दिल एकदम पूरी तरह से टूट जाता है, उसको लगता है कि ऐसा कैसे, मतलब जो लड़की इतनी सीधी सादी सी थी वो एकाएक कैसे घर से भाग सकती है। जहाँ तक मैंने उसको देखा था वो तो किसी से बात भी नहीं करती थी, सीधा कॉलेज से घर, घर से कॉलेज। उसका दिल मानने को तैयार नहीं, लेकिन चंपा रोज़ 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 कोशिश करती रंभा के खिलाफ अधिरांश के दिल में जहर भरने की। अब जहर भरते 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 कहीं ना कहीं अधिरांश को ऐसा लगने लगता है कि हाँ, शायद मैं रंभा को जानता ही कितना था, हो सकता है कि उसका कहीं दिल का कोई चक्कर हो जो उसको मतलब ले गई, भाग गई घर से, या प्यार का चक्कर था। फिर वो धीरे धीरे चंपा की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, उससे जुड़ने लगता है। लेकिन जब वो चंपा की तरफ जुड़ने लगता है तो उसे ऐसा
फील होता है कि नहीं, चंपा जो कर रही है वो रियल नहीं है, वो एक दिखावा है। उसकी आंखें कुछ और बोलती, उसका चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और बोलता, उसकी ज़बान हमेशा तीखे से अचानक से मीठी हो जाती, और आंखें हमेशा एकदम घूरती हुई, एकदम तीर के जैसे। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मुंह से जहर उगलने ही वाली है कि एकदम अचानक से मुस्कुरा के चुप हो जाती। तो उसे ये बात कहीं ना कहीं खलती कि कुछ तो गड़बड़ है, जो मुझे ऐसा दिखाया जा रहा है वो वैसा है नहीं, कुछ तो है जो छिपाया जा रहा है। लेकिन कोई प्रूफ है ही नहीं कि अधिरांश को ऐसा कुछ पता चले कि मतलब असल में बात है क्या। फिर ऐसे ही दिन ढलता ढलता रहता है, सुबह होती रात होती, सुबह होती रात होती, ऐसे ही करते करते। लेकिन कहते हैं ना कि दिखावा कब तक इंसान कर सकता है। अगर इंसान को भूख लगी हो तो वो कब तक भूखा रह सकता है, खाना वो खाएगा। अगर जो इंसान बहुत पूजा पाठ वाला है तो वो कब तक अपने आप को ऐसे दिखावा करेगा, वो पूजा पाठ करेगा ही करेगा। तो वो क्या करती है, वो धीरे धीरे उसका जो एक पेशेंस लेवल होता है चंपा का, वो धीरे धीरे टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसको बातें मतलब बोझ लगने लगती, जैसे लोग कुछ काम बोलते, कुछ ताना देते, तो उससे वो अब हैंडल नहीं हो रहा था कि वो रंभा की तरह चुपचाप से मुस्कुरा कर उसको जहर को पिए। तो धीरे 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 उसको कुछ कुछ जो लक्षण थे, जो उसके रियल लक्षण थे, वो सामने आने लगे। जैसे किसी बुजुर्ग ने कहा कि पैर दबा दो, तो वो अचानक से गुस्सा, फिर अचानक से नरमी आ जाती। तो वो सब चीज़ें अधिरांश नोटिस करने लगा कि रंभा के चेहरे पे तो कभी एक शिकन तक नहीं आई, कुछ भी बोल लो, कोई भी काम दे दो, कोई थकान नहीं, शिकायत नहीं, शिकन तक नहीं। लेकिन चंपा के चेहरे का रंग अचानक से उड़ जाता है, अचानक से आ जाता है, अचानक से गुस्सा हो जाती है, अचानक से नॉर्मल हो जाती है। तो वो सब चीज़ें उसको परेशान करने लगी। लेकिन फिर अधिरांश ने ये सोचा कि नहीं, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ये जानने के लिए आखिर हकीकत है क्या, जो दिखाया जा रहा है वो हकीकत है या जो छुपाया जा रहा है वो हकीकत है। और वो क्या करता है कि वो ऐसी सी चीज़ें करता है जो रंभा को तो पसंद थी, लेकिन चंपा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जैसे चंपा को क्या पसंद नहीं था कि उसकी बातें न मानना, उसकी बातें न सुनना, उसके अलावा किसी और को देखना, किसी और की बातें करना, किसी और को सुनना, उसको टाइम न देना। अब अधिरांश वही सब चीज़ें करने लगा, चंपा से बहुत कम मिलने लगा, कम बातें करने लगा, दूसरी लड़कियों से बातें करने लगा, उनके साथ घूमने जाना, टाइम स्पेंड करना। तो चंपा को वो सब बातें अब धीरे धीरे फ्रस्ट्रेट करने लगी, डिप्रेस करने लगी। उसका गुस्सा जो एक लेवल होता है वो बढ़ने लगा। अब चंपा पहले तो अधिरांश से बहुत नॉर्मली प्यार से पूछती कि क्या वजह है ऐसा वैसा, लेकिन अधिरांश तो अपना, उसका एक अलग गेम था क्योंकि उसको तो सच जानना था। वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसी गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, आजकल थोड़ा पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा बिजी हूँ। लेकिन चंपा का तो गुस्सा, भाई ज़िद्दी लड़की, वो उससे हैंडल नहीं हो रहा था। एक दिन वो क्या करती है, अधिरांश पर बरस पड़ती है कि तुम्हारा जो तुम जो भी करे हो जानबूझ कर करे, तुम ऐसे हो वैसे हो, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तो अधिरांश बोलता है क्या तुमने मेरे लिए क्या किया आज तक, क्या किया, कुछ नहीं किया है। तो वो बोल देती है, बस गुस्से में इतनी दोनों में बहस होती है, झड़प होती है, कहा सुनी होती है, तू मैं होती है कि चंपा बोल देती है कि मैंने तुम्हारे लिए रंभा को जंगल में एक एकांत झोपड़ी में कैद करके छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि मैं तुमको हासिल कर सकूं, तुमको पा सकूं। अब अधिरांश 2 मिनट के लिए एकदम चुप, उसका लगा था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसे थोड़ा अपने आप पे लगता है कि नहीं, फिर वो उस चंपा से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, ऐसा करके तुमको क्या मिला। तो वो कहती है कि मतलब जब हम दोनों बहनों में से जो भी बेहतर चीज़ होती है वो मैंने हमेशा हासिल की है, चाहे वो छीन के चाहे वो मिली हो। तो जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने तभी सोच लिया था कि मैं तुमको हासिल करके ही रहूँगी। तब अधिरांश उसको समझाता है कि हर चीज़ हासिल करने से वो अपनी नहीं हो जाती। अगर इंसान और सामान में फ़र्क होता है, सामान आर्गूमेंट नहीं कर सकते, वो अपनी पसंद नापसंद, अपनी खुशी जाहिर नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अपना सुकून, अपनी खुशी, अपने थॉट्स, अपने विचार
सामने रख सकता है, अपनी पसंद नापसंद कह सकता है। तो वो उसको समझाता है कि हर चीज़ छीनने से, हासिल करने से वो अपनी नहीं हो जाती। अगर हमारा दिल किसी चीज़ से जुड़ा ही ना हो तो आप उसे हासिल करके भी क्या कर लोगे। मान लो कि बचपन में हमें खिलौने बहुत पसंद होते हैं, अगर हमें बचपन में ना मिलकर वो हमें बड़ों में मिले, जवानी में मिले, तो क्या हमारा रुचि उस खिलौने में उतनी रहेगी जितनी एक रुचि एक बच्चे की रहती है। तो हमने उस चीज़ को हासिल तो कर लिया, लेकिन हमें उससे सुकून, उससे खुशी कहाँ मिल रही है। तो फिर वो चंपा को बहुत प्यार से समझाता है कि तुम्हारा स्वभाव गलत नहीं है, लेकिन हर चीज़ हासिल करना, चाहे वो ज़बरदस्ती हो, तो वो चीज़ गलत है। प्यार और नफ़रत एक ऐसी चीज़ है जिसे हम हासिल नहीं कर सकते, वो हमें मिलता है। अगर हम कुछ ऐसा गलती कर रहे हैं या सामने वाले को हर्ट कर रहे हैं तो हमें नफ़रत मिलेगी, लेकिन अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें प्यार मिला तो हमें प्यार मिलेगा। तो हम वो चीज़ छीन नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तब चंपा को लगता है कि हाँ, शायद उसने बचपने में जो भी चीज़ ज़िद्दीपन में किया, वो उसको रंभा के साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। उसने रंभा की हमेशा से हर चीज़ छीनी, कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि उसका प्यार भी छीनने की कोशिश की। फिर वो अधिरांश को लेकर जाती है जंगल में, जहाँ रंभा को कैद करके रखी रहती है। फिर वहाँ से उसको लेकर आते हैं। फिर गांव में, घर में फिर सबको बताते हैं कि क्या वजह थी, मतलब क्यों किया। थोड़ा सुनाया जाता है, लेकिन फिर ये समझ में आता है कि नहीं, चंपा ने जो भी किया एक ज़िद में किया, एक पागलपन में किया, एक ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश की। फिर उसे ये समझाया जाता है कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी आप ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। अगर आपको, क्योंकि उसका नतीजा गलत ही, परिणाम उसका गलत ही आएगा। अगर आपको पैसे कमाने हैं, नाम कमाने हैं, तो आप अच्छा कर्म करोगे, अच्छा मेहनत करोगे तो पैसे, नाम दोनों आएंगे। लेकिन अगर आप गलत रास्तों पर चलोगे, शॉर्टकट रास्ता अपनाओगे, तो नाम पैसा तो आ जाएगा, लेकिन एक बदनामी के साथ आएगा, जिससे आप खुद भी लोगों को सामने अपने को प्रेजेंट करने में आपको शर्म महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आपने चीज़ वो मिली नहीं, आपने ज़बरदस्ती हासिल की है। और इंसान एक ऐसी चीज़ है जिसे आप ज़बरदस्ती हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब वही खुश आपके साथ नहीं रहेगा तो आप अकेले तो खुश रह नहीं लेंगे, ज़बरदस्ती आप कितना दिन खुश रहेंगे। तो ये चीज़ फिर चंपा को समझ आती है कि नहीं, मतलब हर चीज़ ज़बरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, खासकर किसी का प्यार, किसी का अपनापन, किसी की वफ़ा, किसी की दरिया दिली, किसी की मुस्कुराहट, किसी के सपने। हम हर चीज़ किसी से छीन नहीं सकते, हासिल नहीं कर सकते। और फिर उस दिन के बाद से चंपा ने अपने आप को बदला, और ऐसा नहीं कि उसने रंभा की तरह खुद को बनाया, लेकिन उसमें जो एक ज़िद्दीपन था, एक पागलपन का जो स्वभाव था, उसको उसने चेंज किया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अच्छाई पर कितनी भी बुराई हो, लेकिन अच्छाई कभी छिपती नहीं और बुराई कभी छिपाई जा सकती नहीं। तो बस, थैंक यू।